दोस्तों, जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रही हैं पूरे देश में, उन सभी का उद्देश्य है लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए और फ्यूचर में आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। चाहे वो आपके बच्चों की शिक्षा हो, उनकी शादी हो, आपको घर बनाना हो, वेल्थ क्रिएट करना हो या तो रिटायरमेंट हो, सभी निवेश का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको सक्षम बनाना। दोस्तों, एक बात अभी भी सत्य है, पहले भी सत्य थी और फ्यूचर में भी सत्य ही रहेगी। दोस्तों, सिर्फ कोई भी देश हो, हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान, चीन, वहाँ के जो टोटल मनी होता है, पैसा होता है, वहाँ के सिर्फ 10% लोगों के पास होता है और उसमें भी टॉप 1% के पास सबसे ज़्यादा होता है। बाकी का 90% लोग गरीब थे, गरीब हैं और गरीब रहेंगे। दोस्तों, आज़ाद हुए हमारे देश को इतने ज़्यादा हो गए, है ना, 75 साल से ज़्यादा हो गया है। हमारा देश 2047 में आज़ाद हुए 100 साल हो जाएगा। तो दोस्तों, गरीबों की संख्या क्यों नहीं कम हो रही? हमारे देश में देखिए, इतनी ज़्यादा सरकार स्कीमें लॉन्च करती है, गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी जी ने, लेकिन क्या गरीबी हटी? नहीं। दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। जो लोग भी फाइनेंशियल एजुकेशन को समझते हैं और अपनी कमाई का कम से कम, आप कितना कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं ये मैटर नहीं करता, जो लोग भी जो भी कमाते हैं उसका मिनिमम 10% बचाते हैं, यानी सेविंग करते हैं। अब सेविंग करना बड़ी बात नहीं है, सेविंग करने के साथ उसको सही जगह पे निवेश करते हैं। वो लोग एक तो लोन के चक्कर से बच जाते हैं, जब आप शादी करेंगे तो या तो आप लोन लेंगे, लोगों से कर्ज लेंगे, उससे बच जाते हैं। रिटायरमेंट होगा, दूसरों के सहारे रहेंगे, उससे बच जाते हैं। बच्चों की शिक्षा, यानी जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वो लोग टॉप 10% में चले जाते हैं, अब बाकी के 90% से वो अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने जितनी भी स्कीम लॉन्च की है देश में, वो लोगों की लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए ही लॉन्च किया है कि लोग गरीबी से बाहर निकलें, जब वो कमाएं तब पैसा कुछ बचा करके रखें। इसीलिए चाहे पीएफ हो, पीएफ का मतलब क्या है कि आप अभी काम करें, मान लीजिए आपके साथ कोई अनहोनी हो गई, तो आपका जो पैसा बचा है वो आपको बचाएगा। तो अगर आप आज पैसा बचाएंगे तो पैसा बाद में आपको बचा लेगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं अगर पैसा होता तो ये ना हो पाता, या तो इतना महंगा इलाज था ये हो जाता, पैसा होता तो ये हो जाता, पैसा होता तो ये ना हो पाता। अक्सर लोगों के साथ ये सुनने को मिलता है। यानी अगर आज आप पैसा बचाएंगे तो कल पैसा आपको बचा लेगा। ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी होती है क्योंकि उनके पास पैसा है और वो ज़्यादा ही जीवित होते हैं। और जो लोग पॉवर्टी में घुसे रहते हैं उनकी एवरेज मृत्यु दर 50% से कम है, यानी 50 एज से कम, यानी 50 की उम्र तक आते आते बिल्कुल वो ज़्यादातर काम करने लायक नहीं रहते। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना? पहली बात तो आपको मानसिकता बदलनी है कि हम 90% वाले नहीं हैं। अभी आपकी कमाई कम है या ज़्यादा ये मैटर नहीं करता, मैंने कई बार बताया कि ये मैटर नहीं करता। पहले आप अपनी मानसिकता बदलिए कि हम उन 90% में नहीं हैं, हम 10% हैं और 10% से हम टॉप 1 में जाने की इच्छा रखते। जैसे टॉप 1 में अंबानी हो गए, अडानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, ये देश के टॉप 1% के लोग हैं। ये लोग पहले भी अमीर थे, अभी भी अमीर हैं, बाद में भी अमीर रहेंगे, है ना। हिंदुस्तान में तो वही हाल है, अमीर लगातार अमीर हो रहा है, गरीब लगातार गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग अब सेविंग नहीं करते हैं। भाई, आप सेविंग नहीं किए थे, अब मान लीजिए आपने अपने बच्चों की शादी के बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया, तो कर्ज चुकाते चुकाते आपने कुछ फिर सेविंग नहीं किया, फिर आपके बच्चे की वही कंडीशन हो गई। यानी गरीबी एक दुष्चक्र है। नरकसे ने बोला कि अगर कोई एक इंसान गरीब है तो उसका पूरा फ्यूचर यानी पूरा खानदान हमेशा गरीब रहेगा। कैसे गरीब रहेगा? वो एक चक्र है। अगर आप गरीब हैं तो बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं कर पाएंगे, उनकी अच्छी देखभाल नहीं कर पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे, तो वो भी गरीब हो जाएंगे। ज़्यादा अच्छा कुछ पढ़ नहीं पाएंगे तो वो भी गरीब हो जाएंगे, यानी फिर उनके बच्चे, यानी आप इस चक्र से निकल नहीं पाएंगे। इस चक्र से निकलने का मात्र एक विकल्प है
सेविंग, और सेविंग के बाद दोस्तों आप उस पैसे को काम में लगाएं। सेविंग के बहुत सारे माध्यम है, FD, RD, NSC, PPF, LIC, लेकिन इन सभी ऑप्शनों में तो गारंटी रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे कम रिटर्न मिलता है। LIC हो, FD हो, RD हो, PPF हो, MPS हो, इन सब जगह कम रिटर्न मिलता है। हर इंसान चाहता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिटर्न तो देखिए दोस्तों जो लोग ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में वहाँ मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए बहुत ज़्यादा जानकारी कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा बना लें, स्विंग करके बना लें, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर लें, या तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगा के बना लें। लेकिन दोस्तों वो वाला एजुकेशन हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोगों के पास है। लेकिन छोटे इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट, इन दोनों के बीच का निकल के आता है म्यूचुअल फंड। वही लोग जो मार्केट में पैसा कमाते हैं, जो लोग वेल एजुकेटेड हैं, मार्केट को समझते हैं, 20-20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई आपके पास हमारे जितना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना पैसा हमको दीजिए, हम लोग वो भाई, या तो आप अपने पैसा का खुद का कोई बिजनेस करिए, या तो जो बिजनेस चल रहा है उसी बिजनेस में पैसा लगा दीजिए। अब देखिए खुद का बिजनेस करेंगे तो दुनिया भर का रिस्क है, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, जो बिजनेस चल रहा है, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बिजनेस चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, वही लोग जानते हैं जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं। दोस्तों इसीलिए ये म्यूचुअल फंड बना, म्यूचुअल फंड मैनेजर बोलते हैं, उसकी कंपनी बोलती आप लोग अपना पैसा हमको दीजिए, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है, हम लोग जानते हैं कौन सा बिजनेस चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, कहाँ पैसा बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, हम लोग लगाएंगे। बदले में वो लोग बहुत ही छोटी सी फीस लेते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ज़्यादातर अच्छी कंपनियों का एक्सपेंस रेशियो 0.5% से कम ही है। यानी आप 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए, 1 लाख का 1% हुआ 1000, और उसका 50% हुआ 500 रुपये, यानी आप साल भर में 500 रुपया उनको देंगे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपका 2 लाख है तो 1000 देंगे, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देंगे, लेकिन बदले में वो आपको इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न बना करके देंगे। दोस्तों अगर वो रिटर्न बना के नहीं देंगे, फिर आप उनको आप पैसा क्यों देंगे? वो रिटर्न नहीं बनाएंगे तो आप अपना पैसा निकाल लेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहली बात कि कुछ भी हो, आपकी कमाई कम है या ज़्यादा है, 10%, मिनिमम 10%, ज़्यादा जितने ज़्यादा बचाएंगे उतने ज़्यादा फाइनेंशियली फ्रीडम होंगे, उतने ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा आपकी आर्थिक स्वतंत्रता होगी आपके पास। लेकिन कम से कम 10% तो बचाना ही है ना। महीने में 10% आपको बचाना। जैसे मान लीजिए आप महीने में 10,000 रुपया कमाते हैं तो 10,000 का 10% हुआ 1,000। 20,000 कमाते हैं तो 2,000। 30,000 कमाते हैं, इसी हिसाब से आप अपना परसेंटेज जो भी आप कमाते हैं उतना बचाएंगे। बचाने के बाद उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। क्यों? क्योंकि गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते। बहुत सारे लोग बचा के बैंक में ही पैसा रखते रहते, 10 लाख 20 लाख। वो सोचते हैं हम बचा रहे, वो पैसा आपका बच नहीं रहा है, उस आपके पैसे की वैल्यू घट रही है। क्योंकि बैंक में 3-4% का ब्याज मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन तो ज़्यादा बढ़ता रहता है समय के हिसाब से। तो आपको कहीं ऐसे जगह पैसा लगाना जहाँ पे मिनिमम 10% के ऊपर तो रिटर्न मिलता ही है, और 10% के ऊपर कहीं आपको रिटर्न नहीं मिलता। FD हो गया, RD हो गया, NSC हो गया, PPF हो गया, इन कहीं जगह आपको 10% ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। आपको 10% ज़्यादा रिटर्न लेना है तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना पड़ेगा, वो भी लॉन्ग टर्म में। 10 से 15 सालों के लिए आपको समय देना पड़ेगा। कंपाउंडिंग में आपको समय मांगता है। अगर आप लार्ज कैप में डालेंगे, 12% की दर से भी कंपाउंड हो रहा है, तो आपका पैसा हर 6 साल में डबल होगा। 13, 14, 15% है तो हर 5.5 साल या 5 साल में डबल होगा। 18% स्मॉल कैप में तो आपका पैसा हर 4 साल 4.5 साल में डबल होगा। अब आपको देखिए करना क्या है। पहली बात कि आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, आपको गोल के हिसाब से फंड चुन लेना है। जैसे आपके नॉर्मली इंसान के 3-4 बड़े गोल होते हैं। बच्चों की शिक्षा, जैसे भाई जिनके बच्चों की शिक्षा करना है, जब बड़ी शिक्षा होगी तो उसमें पैसा लगेगा।
जब उनकी शादी करनी हो तब एक मुश्त आपके पास 40-50 लाख रुपया कहाँ से आएगा? या तो आप लोन लेंगे या तो आप अभी से इकट्ठा करिए। और मज़े वाली बात यह है कि जो आप पैसा अभी से इकट्ठा करें उसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और बदले में जब आप कहीं और लेंगे तो बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो आप देंगे आप खुद लीजिए, अभी से 10% बचाइए। लोग फिर सोचते हैं हमें घर बनाना, क्योंकि हिंदुस्तान एक ह्यूज पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ पे घर वाली समस्या सबसे बड़ी समस्या है ना। तो आपको घर खरीदना, प्लाट करना, फ्लैट लेना, उसके लिए आप पैसा बचा के रखे रहेंगे तब न लेंगे। या तो फिर उसके बाद आपको रिटायरमेंट भी प्लान करना है आपको। अभी आप काम कर रहे हैं, बाद में आप काम करने लायक नहीं रहेंगे तो उसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट किए रहेंगे उससे आपका खर्चा चलेगा। तो आपको मिनिमम देखिए 3 फंड तो आपके पास होने चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पूरा पैसा लार्ज कैप में डाल देते, पूरा पैसा मिड कैप में डाल देते, पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल देते। नहीं, आपको अपना पोर्टफोलियो मिनिमम 3 कैप में तो डाइवर्सिफाई करना ही है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अब पैसे को मैंने कई बार बताया कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। आपको पैसे को कम से कम लार्ज कैप में डालना है, उसके बाद मिड कैप में थोड़ा बनाना है, फिर स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा बढ़ाना है। अब मैं बार बार समझने के लिए परसेंटेज का बता रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज 1 लाख मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई 10,000 कर रहे हैं तो उसके हिसाब समझ लीजिए। 10,000 है तो 10,000 का 20% हुआ 2,000 रुपये, 30% हुआ 3,000 रुपये, 50% हुआ 5,000 रुपये। 1 लाख रुपया डाल रहे हैं तो 20% हुआ 20,000 रुपये, 30% हुआ 30,000 रुपये, 50% हुआ 50,000 रुपये। तो इस हिसाब से आपको पहले अपने पैसे को, आप SIP अगर मान लीजिए 10,000 की कर रहे हैं तो आपकी 2,000 की SIP जानी चाहिए लार्ज कैप में, 3,000 की SIP जानी चाहिए मिड कैप में, और 5,000 की SIP जानी चाहिए स्मॉल कैप में। अगर आपके पास स्मॉल कैप 2 फंड आपके हैं तो उस 5,000 को आप 2,500 में बांट दीजिए। इस हिसाब को आपको SIP करनी है, और लमसम अमाउंट अगर आप डाल रहे हैं तो भी आपको इसी रेशियो में डालना है। और आप हर महीने मिनिमम 10% बचाएं, कोशिश करेंगे आप 15-20% बचाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पैसा बचाएंगे उसमें आपको उतने ज़्यादा कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। अब आपको लगातार इन्वेस्टमेंट जारी कर देना। म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, जो लोग लार्ज कैप यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान के मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं आप तो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की ही चर्चा करते हैं। तो भैया, हिंदुस्तान डेवलप करेगा तभी तो यहाँ की कंपनियों का डेवलपमेंट ही हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है। कंपनियों का जो टैक्स, जितने ज़्यादा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी उतने ज़्यादा सरकार को टैक्स मिलेगा। उसके जब सरकार को ज़्यादा ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो सरकार ज़्यादा ज़्यादा रोड, हाईवे, नेटवर्क, हाउसिंग सब ज़्यादा ज़्यादा विकास करेगी, तभी तो हमारा देश विकास माना जाएगा। हमारे देश में बुलेट प्रोजेक्ट कितनी तेज़ी से क्यों नहीं हो रहा है? हाइपरलूप हमारे देश में क्यों नहीं आ रहा? दुनिया भर की नई नई एयरलाइंस क्यों नहीं लॉन्च हो रही? क्योंकि हमारे देश में अभी पैसे की कमी है। IMF से लोन लेना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक से लोन। हालांकि भारत IMF से लोन नहीं ले रहा, लेकिन वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है, क्योंकि IMF की जो शर्तें होती हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे पाकिस्तान को मिला है, तो कठिन शर्तों पे मिलती हैं लोन, लेकिन भारत को उसकी ज़रूरत नहीं। वर्ल्ड बैंक से भारत लोन लेता है। भारत के बहुत सारे राज्य हैं जो वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, बहुत ही कम यानी इंटरेस्ट पे मिलता है, तो उससे लोग करते हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट ही हमारे मार्केट का डेवलपमेंट है। और आज सबसे बड़ी बात कि एशिया में हमारा देश ये जो 20 साल है, 22 साल, इसमें टॉप गेनर बना हुआ है पूरे एशिया में। जापान पीछे छूट रहा है, चाइना पीछे छूट रहा है ना। चाइना के मार्केट से हमारा मार्केट ज़्यादा है रिटर्न दे रहा है, बात अलग है। चाइना हमसे इकोनॉमी में ज़्यादा है। भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति बन गया है। अब देखिए, शुरुआत में तो ऊपर जाना बड़ा, जैसे मान लीजिए 10 नंबर का पेपर हुआ तो 6, 7, 8 नंबर लाना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन टॉप नंबर लाना, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसमें कठिनाई होती है। तो भारत टॉप 4 बन गया, टॉप 3 भी बड़ी आसानी से बन जाएगा, लेकिन टॉप 2 में चाइना को रिप्लेस करना, उसके बाद टॉप 1 में अमेरिका को रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल है। वो तब होगा दोस्तों कि भारत जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, इसमें कई गुना की वृद्धि हो, वो भी आंकड़ा तब हमको मिल सकता है। क्योंकि भारत में ह्यूज पॉपुलेशन है। अगर सारी की सारी पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इनोवेशन सेक्टर में और बाकी सेक्टर में काम करना शुरू कर देती है, तो हिंदुस्तान की यही तो ताकत है। हमारे देश की जनसंख्या ही हमारी ताकत है, क्योंकि बाकी देशों के पास नहीं है। बाकी देशों के पास जनसंख्या नहीं तो वो किराए पे आर्मी लेंगे। तो हिंदुस्तान ऐसा प्लानिंग हो रही है कि हिंदुस्तान एक किराए की फोर्स बनाएगा जो दूसरे देशों की सिक्योरिटी के लिए भेजेगा। जैसे आप साउथ कोरिया देख लीजिए,
वहाँ पे कितने कम ज़्यादा लोग हैं। बता रहे हैं कि आने वाले 2050 तक वहाँ की जनसंख्या एकदम कम होने लगेगी, वहाँ के लोग कच्चे नहीं पर, क्योंकि जो एक रेशियो होता है 2.5% का, वो रेशियो जब तक आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तब तक देश की जनसंख्या लगातार कम होने लगी। भारत में एक अच्छी बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन यानी यूथ पॉपुलेशन है। तो दोस्तों, जो लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े हैं वो लोग मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, आखिर में कमेंट करते हैं, उनका प्रश्न है तो उनके प्रश्नों का हम रिप्लाई भी देते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड जर्नी में अगर आप हैं तो आपको किसी न किसी एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ से लोग उनकी वीडियो देखते हैं और उनसे कोई न कोई कमेंट पूछते हैं। बहुत सारे लोग फंड, म्यूचुअल फंड की ही बात आती है तो बहुत सारे जो लोग रेगुलर फंड होते हैं, गांव-गांव शहर-शहर आके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको गलती नहीं करनी। मैंने कई सारी वीडियो में बताया है, क्योंकि उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा, 2% या 2% से ज़्यादा का भी एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। वो पैसा आपकी ही जेब से जाएगा। वो टोटल आप मान लीजिए अभी डायरेक्ट ग्रोथ वाले में आप 50 यानी ½ % एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, रेगुलर फंड में आप प्रति साल 1.5% का एक्सपेंस रेशियो देख रहे हैं, तो यहाँ से वो तिगुना है। तो आपको रेगुलर फंड वालों से बचना है। आप तो देखिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बड़ा ही आसान हो गया। जीरोधा का कॉइन हो गया, आप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए। इसमें डीमैट अकाउंट खोलना काफ़ी आसान है। इनमें से किसी एक को आप खोल लीजिए, उसके बाद यूपीआई बैंक से अटैच कर दीजिए, आप हर महीने का SIP अमाउंट चुन लीजिए और लगातार इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, है ना। आप लमसम करिए या वो करिए। तो इतना ज़्यादा जब हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड लीडर है, इसका फ़ायदा आप लेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए